Good evening, everyone. Today, I am going to discuss a topic on advanced econometric methods, and its title is Univariate Time Series Model and Unit Root Test. टाइम सीरीज मॉडल में हमने पहले भी कुछ लेक्चर्स डाले थे, लेकिन यूनिट रूट टेस्ट का हमने जिक्र नहीं किया था। यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ हम ले रहे हैं। यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडल, यूनिवेरिएट मतलब एक ही वेरिएबल है और उसका टाइम सीरीज डाटा हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक वेरिएबल जीडीपी है और जीडीपी का हमारे पास लंबे समय का डाटा है, और अभी ये जानकर खुशी होगी हम सबको कि इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी हो गया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। हमारी इकॉनमी अब लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर के बराबर हो गई है, और अब हम इसे विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047 तक, और ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारी जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर के बराबर हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि विकसित भारत के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी जीडीपी जो है 30 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर हो बाय 2047। तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं, केवल जीडीपी टाइम सीरीज को लेके हम उसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन फोरकास्टिंग करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सिंपल रिग्रेशन मॉडल वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी यूनिवेरिएट टाइम सीरीज डाटा अगर अवेलेबल है और अगर हमें फोरकास्टिंग करनी है अगले 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि सीरीज हमारी स्टेशनरी है या नहीं है। स्टेशनरी सीरीज का मतलब होता है कि उसका मीन और वेरिएंस ओवर टाइम कांस्टेंट रहे, और नॉन स्टेशनरी सीरीज है तो उसका मीन और वेरिएंस ओवर टाइम बदलेगा। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं कुछ ये देखने के लिए कि सीरीज स्टेशनरी है या नहीं, और उस स्टैटिस्टिकल टेस्ट को हम लोग यूनिट रूट टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आज जिक्र बेसिकली यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडल के संबंध में यूनिट रूट टेस्ट का होगा। और यहाँ पे ये जो स्लाइड है इसमें ये दिखाया गया है या लिखा गया है कि जो टाइम सीरीज यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडल है उनका बिहेवियर कैसा हो सकता है। यानी जो सीरीज है हमारी वो उसका व्हाट इज़ द पॉसिबल बिहेवियर ऑफ दैट टाइम सीरीज, कि क्या वो एक ट्रेंड को एग्जिबिट करेगी या वो ट्रेंड को एग्जिबिट नहीं करेगी। तो दो तरह की बिहेवियर वो दिखा सकती है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि दिस पॉसिबल वेज ऑफ एनालाइजिंग जीडीपी इज बाय एक्सप्रेसिंग इट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि दो तरह का बिहेवियर दिखा सकती है। एक बिहेवियर कहलाता है ट्रेंड स्टेशनरी और दूसरा बिहेवियर कहलाता है डिफरेंस स्टेशनरी। इन दोनों में क्या अंतर है, ट्रेंड स्टेशनरी और डिफरेंस स्टेशनरी में, उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। पहले हम ट्रेंड स्टेशनरी बिहेवियर को लेंगे। हमने एक इक्वेशन लिखी है। जब हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो हमें टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही सीरीज़ है वाई जीडीपी की, और ये सिंपल टर्म्स में एक्सप्रेस की अल्फा प्लस बीटा टी, टी टाइम फैक्टर है। इसी तरह से अगर हम एक पीरियड पहले का लें तो इक्वेशन 2 लिखी है वाई टी माइनस वन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी माइनस वन। दोनों इक्वेशन को घटा दें सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो हमें डेल्टा वाई टी इक्वल टू बीटा मिलेगा, इक्वेशन 3। हमें ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है, डेल्टा वाई टी इक्वल टू बीटा। अब हमें डिफरेंस भी देखना है कि ट्रेंड स्टेशनरी और डिफरेंस स्टेशनरी में क्या अंतर है सीरीज में। तो यहाँ लिखा हुआ इफ वी एड अ रैंडम शॉक यू टी इन इक्वेशन 1, कि अभी हम इक्वेशन 1 में यू टी एक एक्सोजिनस शॉक है, रैंडम शॉक है, उसे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। बाद में हम इक्वेशन 3 में भी उसे इंट्रोड्यूस करेंगे डेल्टा वाई टी इक्वल टू बीटा में, और तब हम देखेंगे कि
ट्रेंड स्टेशनरी सीरीज किस तरह की हो सकती है और डिफरेंस स्टेशनरी सीरीज किस तरह की हो सकती है। जब हम इक्वेशन 3 में रैंडम शॉक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें डिफरेंस स्टेशनरी सीरीज मिलेगी, और जब 1 में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें ट्रेंड स्टेशनरी सीरीज मिलेगी। ट्रेंड स्टेशनरी और डिफरेंस स्टेशनरी इनके नाम हैं, लेकिन दोनों नॉन स्टेशनरी हैं। नाम स्टेशनरी इसलिए अगर हम ट्रेंड हटा देंगे तो ट्रेंड स्टेशनरी बन जाएगी, और सीरीज को डिफरेंस हम कर लेंगे, यानी सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, तो वो डिफरेंस स्टेशनरी कहलाती है। तो अभी हम शॉक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, और बाद में हम इक्वेशन 3 में शॉक इंट्रोड्यूस करेंगे। आइए पहले 1 में हमने यूटी एक्सोजीनस शॉक इंट्रोड्यूस किया है। तो हमें ये इक्वेशन यहाँ पे मिल रही है, yt डेल्टा yt इक्वल टू बीटा प्लस यूटी माइनस 1। बेसिकली जब yt में हम ut इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और yt माइनस 1 में इंट्रोड्यूस करेंगे ut माइनस 1, और दोनों को हम डिफरेंस कर लेंगे, यानी इक्वेशन 1 में हमने ut शॉक इंट्रोड्यूस किया, उसी तरह से इक्वेशन जो 2 है उसमें ut माइनस 1 हो जाएगा, और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो yt माइनस 1 डेल्टा yt हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में केवल बीटा बचेगा, अल्फा कट जाएगा, और साथ में दो टर्म आएंगे प्लस ut माइनस 1। ये इक्वेशन 4 है, और हमने इसको तोड़ लिया आगे। डेल्टा yt की जगह हमने फिर लिख दिया yt माइनस 1 इक्वल टू बीटा प्लस ut माइनस 1। अब yt को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया, और yt माइनस 1 को हम राइट हैंड साइड पे ले गए हैं, और बाकी टर्म्स वैसे ही हैं। yt माइनस 1 की वैल्यू रख दी हमने अल्फा प्लस बीटा t माइनस 1, और आगे वही टर्म है प्लस बीटा प्लस ut माइनस बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो yt इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा t प्लस डेल्टा ut। इस इक्वेशन जो 5 है इसका अर्थ थोड़ा सा समझ लीजिए। अल्फा प्लस बीटा t जो है ये ट्रेंड कंपोनेंट है, डेल्टा ut जो है ये बताता है कि जो इफेक्ट ऑफ शॉक है इट सबसाइड आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ut माइनस है साइन, यानी अगर किसी टाइम पीरियड में एक एक्सोजीनस शॉक इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि माइनस साइन लगा वो शॉक लंबे समय तक नहीं रहेगा, थोड़े समय बाद वो ख़त्म हो जाएगा। डेल्टा ut का मतलब है कि इफेक्ट ऑफ शॉक सबसाइड आफ्टर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे वही बात हमने एक्सप्लेनेशन में भी दी है कि इक्वेशन 5 शोज दैट द सीरीज yt डज नॉट डेविएट फॉर लॉन्ग फ्रॉम द टाइम ट्रेंड अल्फा प्लस बीटा t से, वो बहुत ज़्यादा देर तक यानी ट्रेंड से बहुत दूर नहीं जाएगी, थोड़े टाइम के लिए हटेगी फिर वापस ट्रेंड लाइन पे आ जाएगी। यानी इफेक्ट ऑफ शॉक वुड सबसाइड आफ्टर सम टाइम। दिस इज वन पॉसिबल वे जीडीपी टाइम सीरीज कुड बिहेव। ये एक तरीका है जो जीडीपी टाइम सीरीज बिहेव कर सकती है। अब दूसरा है डिफरेंस स्टेशनरी बिहेवियर। डिफरेंस स्टेशनरी पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अब हम इक्वेशन 3 में एक्सोजीनस शॉक इंट्रोड्यूस करते हैं डेल्टा yt इक्वल टू बीटा में। पहले हमने इक्वेशन 1 और 2 में एक्सोजीनस शॉक को इंट्रोड्यूस किया था और घटाया था, तो हमें ट्रेंड स्टेशनरी सीरीज के हमने बात कही थी। लेकिन अब इक्वेशन 3 में हम एक्सोजीनस शॉक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डेल्टा yt इक्वल टू बीटा प्लस ut। अब हमने डेल्टा yt की जगह यहाँ फिर yt माइनस 1 रख दिया है, और राइट हैंड साइड पे बीटा प्लस ut है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इटरेटिवली। इटरेटिवली सॉल्व करने का मतलब है t की जगह हम पहले 0 रख दें, तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में y0 माइनस y माइनस 1 इक्वल टू बीटा प्लस u0। फिर t की जगह 1 2 3 इस तरह से वैल्यू एक एक करके रखते जाएं, तो हमें मिलेगा y1 माइनस y0 इक्वल टू बीटा प्लस u1। जब 2 रखेंगे y2 माइनस y1 इक्वल टू बीटा प्लस u2। 3 रख दीजिए
तो y3 माइनस y2, और इसी तरह से आप रखते चले जाएंगे तो आपको लास्ट में यहाँ मिलेगा y t माइनस वाई टी माइनस वन है, यहाँ t छूट गया है मुझसे गलती से, उसे आप लगा लीजिएगा, y t माइनस वाई टी माइनस वन इक्वल टू बीटा प्लस यू टी। यहाँ माइनस वन खाली लिखा है, ये t माइनस वन होगा यहाँ पे, आई एम सॉरी। ऑन एडिंग ऑल डायगनल टर्म्स, अगर हम डायगनल टर्म्स को, अगर हम इन सारी इक्वेशंस को ऐड करें, ऑन एडिंग इन सारी इक्वेशंस को ऐड करें तो ऑल डायगनल टर्म्स, जो डायगनल टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे ये y0, ये माइनस y0, ये y1 है, ये माइनस y1 है, y2 है, माइनस y2, y3, ये डायगनल टर्म सब कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें बचेंगी, ये t माइनस वन भी हट जाएगा, एक टर्म बचेगा y t और एक टर्म ऊपर बचेगा y माइनस वन। ये हमने अगली स्लाइड पे दिखाया है, लेफ्ट हैंड साइड पे y t माइनस वाई टी, और राइट हैंड साइड में चूंकि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं और t तक गए हैं तो t प्लस वन टर्म है, तो बीटा को जब हम ऐड करेंगे तो बीटा t प्लस वन हो जाएगा, और बाकी जो एरर टर्म्स हैं हर एक के वो ऐड हो जाएंगे, u0 प्लस u1 प्लस u2 एंड सो ऑन ut। अब हम y माइनस वन को राइट हैंड साइड पे ले गए प्लस, अब पुटिंग t इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन y t इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा t, इसमें हम t की जगह वन पुट कर दें तो हमें y माइनस वन की वैल्यू मिल जाएगी। y माइनस वन की वैल्यू है आएगी, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा। अब y माइनस वन की यहाँ वैल्यू रख दी गई है अल्फा माइनस बीटा, और बाकी टर्म्स ऐसे ही है बीटा टी प्लस बीटा, बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा टी आ जाएगा और प्लस सारे एरर टर्म्स का सम हो जाएगा। इक्वेशन 7 shows that yt would deviate from trend for a long period of time, यानी अब जो है एरर टर्म डेल्टा yt नहीं है, यानी शॉक सबसाइड नहीं हो रहा, शॉक क्यूमुलेट होता जा रहा है, u0 प्लस u1, तो देयर इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ शॉक, यानी ट्रेंड लाइन से एक बार शॉक डेविएट करेगा तो वो लंबे समय तक डेविएट करता चला जाए, यानी ट्रेंड लाइन से अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर चलता चला जाएगा, वो पॉजिटिव शॉक कहलाता है। ट्रेंड लाइन से अगर वैल्यू नीचे आ रही है तो वो नेगेटिव शॉक कहलाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस स्टेशनरी सीरीज की पहचान ये है कि जो ट्रेंड लाइन है उससे शॉक कंटिन्यूसली डेविएट करेगा, इट डज नॉट कम बैक along the trend line, जो पहले हमने देखा था। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस implies that effect of shock would last for a certain period of time, immediately वो it will not converge back to the trend line, वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे ये जो सीरीज है, यहाँ दो सीरीज बनी है, एक ट्रेंड कंपोनेंट की अल्फा प्लस बीटा टी और दूसरी रैंडम टर्म्स की है u0 प्लस u1 u2 u3 ut। इस तरह से ये दो सीरीज बनी है, एक कहलाता है ट्रेंड कंपोनेंट और एक कहलाता है रैंडम कंपोनेंट की सीरीज। जो रैंडम कंपोनेंट की सीरीज यहाँ बन रही है, जरा ध्यान से देखिएगा, वो मूविंग एवरेज सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती? मूविंग एवरेज। इकोनोमेट्रिक्स में उसे मूविंग एवरेज सीरीज कहते हैं। इसको अब हम मॉडल कर सकते हैं ut इक्वल टू लेमडा ut माइनस वन प्लस एप्साइलन टी। अब एप्साइलन टी यहाँ वाइट नॉइज है और ut जो है वो सीरियल कोरिलेशन एग्जिबिट कर रहा है। ये इक्वेशन 8 है यहाँ पे। ट्रेंड कंपोनेंट ऑन द अदर हैंड कैन बी मॉडल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन पास्ट वैल्यू, यानी जो अल्फा प्लस बीटा टी है वो अपनी पास्ट वैल्यूज के आधार पे हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और क्यों एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि व्हेन वाई सीरीज डिस्प्लेस ट्रेंड, अगर वो ट्रेंड शो कर रहा है, सक्सेसिव वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, जो अगली वैल्यू है वो पिछली वैल्यू के करीब रहेगी, विच देयरफॉर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वाई टी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। ये इक्वेशन 9 है।
यहाँ पे वाई टी अल्फा प्लस बी इज कॉल्ड ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट। इसको हम ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट कहते हैं। ये टाइम सीरीज मॉडल का एक कंपोनेंट है, ऑटो रिग्रेसिव। तो चाहे हम टाइम ट्रेंड के सापेक्ष इसे एक्सप्रेस कर लें अल्फा प्लस बीटा टी, या इसे हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं वाई टी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई टी माइनस वन, क्योंकि ट्रेंड वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर। और इसको हम ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट कहते हैं। और दूसरा है अदर इज मूविंग एवरेज कंपोनेंट, जो हमने आपको बताया कि एरर टर्म की सीरीज है u0 प्लस u1 प्लस u2, और वहां हमने लिखा ut इक्वल टू लैम्डा ut माइनस वन प्लस एप्सिलॉन टी। बोथ द कंपोनेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टाइम सीरीज, या इसको एर्मा मॉडल कहते हैं शॉर्ट में, ऑटो रिग्रेसिव जो ट्रेंड कंपोनेंट है, और मूविंग एवरेज सीरीज जो एरर कंपोनेंट है। अब एक बार हमें ये क्लैरिटी हो गई कि मूविंग एवरेज क्या है, तब हम यूनिट रूट टेस्ट पे चल सकते हैं। क्योंकि यूनिट रूट टेस्ट पे जाने के लिए हमें ट्रेंड और मूविंग एवरेज सीरीज को कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 10 में हमने ये चीज़ लिखी हुई है। अब हम यूनिट रूट टेस्ट पे जा रहे हैं। वाई टी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस यू टी। अगर आपको यूनिट रूट टेस्ट पढ़ना है या डिकी फुलर टेस्ट पढ़ना है तो आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। वाई टी इक्वल टू अल्फा प्लस बी, वो आपको समझाने के लिए हमने बताया है कि ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट क्या होता है, ट्रेंड कंपोनेंट क्या होता है, और मूविंग एवरेज कंपोनेंट क्या होता है। ऑटो रिग्रेसिव और ट्रेंड कंपोनेंट एक ही तरीके की चीज़ है। मूविंग एवरेज सीरीज जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एरर टर्म की सीरीज है। और यहाँ पे अब हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। ये ट्रेंड कंपोनेंट है, इसको अल्टरनेटिवली हमने आपको बताया कि ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वाई टी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। और यहाँ पे हम ट्रेंड कंपोनेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अल्फा प्लस बीटा टी प्लस यू टी। और ये रैंडम कंपोनेंट है, यू टी इक्वल टू लैम्डा यू टी माइनस वन प्लस एप्सिलॉन टी। अब हमें इक्वेशन 10 पे अगर हमें यूनिट रूट टेस्ट परफॉर्म करना है तो हमें इक्वेशन 10 को कंबाइन करना पड़ेगा। यानी जो यहाँ पे ut है ट्रेंड कंपोनेंट में, हमें इसकी वैल्यू इक्वेशन 10 से डालनी पड़ेगी, लैम्डा ut माइनस वन प्लस एप्सिलॉन टी। वो वैल्यू अब हम लिखने जा रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि अगर वाई टी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस यू टी है तो यू टी का मान अगर हम निकालना चाहें तो होगा वाई टी माइनस अल्फा माइनस बीटा टी। और अगर यू टी माइनस वन का निकालना चाहेंगे तो वाई टी माइनस वन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी माइनस वन हो जाएगा। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो अब हमें इनको कंबाइन करना है दोनों को, इक्वेशन 10 में, मूविंग एवरेज सीरीज को और ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट को। ये हमने अगली स्लाइड में किया। ये देखिए दोनों इक्वेशंस ऊपर लिखी हुई हैं। अब हम कंबाइन कर रहे हैं। यू टी की वैल्यू हमने बगल से उठा के रख दी, लैम्डा यू टी प्लस एप्सिलॉन टी। अब वाई टी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस लैम्डा। यू टी माइनस वन की जगह हमने आपको बताया हम लिख सकते हैं, क्योंकि यू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई टी माइनस अल्फा माइनस बीटा टी, और यू टी माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी वाई टी माइनस वन माइनस अल्फा माइनस बीटा टी माइनस प्लस एप्सिलॉन। तो यू टी माइनस वन की यहाँ वैल्यू रख दी गई है बस। अब इसको खोल लीजिए ब्रैकेट को, तो आपको मिलेगा वाई टी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस लैम्डा, हमने बाहर रखा हुआ वाई टी माइनस वन माइनस अल्फा माइनस बीटा टी प्लस बीटा, खोल लिया है प्लस एप्सिलॉन टी। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं। पहला टर्म आ जाएगा अल्फा वन माइनस लैम्डा ब्रैकेट में प्लस लैम्डा बीटा दूसरा टर्म। ये हमने एक रखा हुआ क्योंकि ये एक तरह का कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। दूसरा टर्म बीटा वन माइनस लैम्डा इंटू टी है। यहाँ पे बीटा वन माइनस लैम्डा भी कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल टी है टाइम। तीसरा टर्म है लैम्डा वाई टी माइनस वन, लैम्डा एक तरह कांस्टेंट है और वाई टी माइनस वन वेरिएबल है, प्लस एप्सिलॉन टी
ये वाइट नॉइस टर्म है, इक्वेशन 11 है। अब yt माइनस 1 दोनों तरफ से घटा दीजिए, तब आपको जब दोनों तरफ से घटाएंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा yt आ जाएगा। राइट हैंड साइड में पहला टर्म वैसे ही रहेगा, दूसरा टर्म वैसे ही रहेगा, तीसरे टर्म में yt माइनस 1 आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर लैम्डा माइनस 1 बचेगा, क्योंकि माइनस yt माइनस 1 जब रहेगा तो वो बाहर जाएगा तो माइनस 1 बचेगा प्लस एप्सिलॉन टी। इक्वेशन 12 में ये बताया गया। अब लैम्डा माइनस यूनिट रूट टेस्ट हमें परफॉर्म करना, तो लैम्डा माइनस 1 को हम डेल्टा के बराबर रख रहे हैं। yt माइनस 1 में जो लैम्डा माइनस 1 है वो हम डेल्टा के बराबर रख रहे हैं इक्वेशन 12 में। तो अब आपकी इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा yt, पहला टर्म वैसे ही रहा, दूसरा भी वैसे ही रहा, तीसरा टर्म लैम्डा माइनस 1 की जगह डेल्टा yt माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन टी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप देखिएगा। अब वही इक्वेशन यहाँ पे हमने दोबारा लिख दी है, इक्वेशन 13। डेल्टा yt, पहला जो टर्म है पूरा ब्रैकेट में अल्फा 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, ये कांस्टेंट है, इसको एक कांस्टेंट से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। दूसरा टर्म जो है बीटा 1 माइनस लैम्डा, ये भी एक तरह का कांस्टेंट है, वेरिएबल t है टाइम। डेल्टा हमने आपको बताया ये लैम्डा माइनस 1 के बराबर है। इक्वेशन 13 डिस्क्राइब्स कंप्लीट टाइम सीरीज मॉडल हैविंग ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट, ट्रेंड कंपोनेंट एंड वाइट नॉइज टर्म। इसमें सब चीज़ है। yt माइनस 1 ऑटो रिग्रेसिव है और t ट्रेंड कंपोनेंट है और एप्सिलॉन t वाइट नॉइज टर्म है। अब यहाँ पे यूनिट रूट टेस्ट परफॉर्म करना है तो हमारी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी कि क्या डेल्टा 0 के बराबर है। अगर डेल्टा 0 के बराबर है तो लैम्डा 1 के बराबर होगा और यूनिट रूट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यूनिट रूट एग्जिस्ट कर रहा है और yt जो सीरीज है वो डिफरेंस स्टेशनरी होगी। तो ये हाइपोथेसिस अब हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या डेल्टा 0 के बराबर है या नहीं, क्योंकि डेल्टा जब 0 के बराबर होगा तो लैम्डा 1 के बराबर आएगा और यूनिट रूट एग्जिस्ट कर रहा है। और यूनिट रूट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि सीरीज डिफरेंस यानी नॉन स्टेशनरी है। नॉन यानी जब डिफरेंस करेंगे तब स्टेशनरी बनेगी, अदरवाइज इट इज नॉन स्टेशनरी। तो yt इज डिफरेंस स्टेशनरी सीरीज यानी नॉन स्टेशनरी सीरीज है। इक्वेशन 13 को हम टेस्ट कर सकते हैं और अगर इक्वेशन 13 में हम डेल्टा 0 के बराबर रख दें या लैम्डा 1 के बराबर रख दें और उसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा yt लेफ्ट हैंड साइड में केवल बचेगा आपका बीटा प्लस एप्सिलॉन t बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि लैम्डा 1 होगा सब 0 हो जाए। तो जो इक्वेशन 13 है वो बताता है इट इज़ अ रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट, यानी एक बार वैल्यू दूर जाएगी तो वो ड्रिफ्ट करती चली जाएगी, इट विल नॉट कम बैक और सीरीज नॉन स्टेशनरी है। तो इक्वेशन 13 को आप टेस्ट कर सकते हैं और इसी को हम डिकी फुलर टेस्ट से आगे चेक करेंगे, अभी हम उसके बारे में भी बताएंगे। अगर नल हाइपोथेसिस होल्ड नहीं करती, डेल्टा लेस देन 0 है या लैम्डा नेगेटिव है, इन दिस केस yt फिर वो ट्रेंड स्टेशनरी है, यानी वैल्यू ट्रेंड के अलोंग मूव करेगी। लेकिन ट्रेंड स्टेशनरी सीरीज भी नॉन स्टेशनरी कहलाती है, उसमें से जब ट्रेंड अलग करेंगे तब वो स्टेशनरी बनती है, अदरवाइज इट इज नॉन स्टेशनरी सीरीज। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट वेदर yt सीरीज इज ट्रेंड स्टेशनरी और डिफरेंस, क्योंकि दोनों ही नॉन स्टेशनरी सीरीज हैं। जो रेशियो है यानी जो एस्टिमेटेड वैल्यू डेल्टा की अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेल्टा, जैसे आपने टी टेस्ट का ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप जैसे टी वैल्यू निकालते हैं बीटा कैप अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा कैप, या बीटा कैप की जगह डेल्टा, एस्टिमेटेड डेल्टा का मतलब है डेल्टा कैप अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेल्टा कैप, डज नॉट फॉलो। अब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता और ना ही ये
स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है जिसका मीन 0 हो या वेरिएंस 1 हो। तो ना तो ये टी है और ना ही ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे समस्या आती है टेस्टिंग की कि ना टी टेस्ट लगा सकते ना जेड टेस्ट लगा सकते, तो नल हाइपोथेसिस को हम कैसे टेस्ट करें। तो इट वॉज अल्टीमेटली रिजॉल्व बाय फुलर, FULLER, डिकी फुलर बेग, who derived limiting distribution in several important cases। उन्होंने एक नया डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, उसे हम टॉय डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और दिस डिस्ट्रीब्यूशन आर फाइनली अप्रोक्सीमेटेड बाय डिकी। उसकी जो वैल्यूज हैं फिर बाद में डिकी ने निकाली डिस्ट्रीब्यूशन की, इसलिए इसको डिकी फुलर टेस्ट कहते हैं। और डिकी फुलर टेस्ट कहिए या यूनिट रूट टेस्ट कहिए, वो एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और पहली इक्वेशन जिस पे हम डिकी फुलर टेस्ट लगा सकते हैं, हम पहले आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं इक्वेशन 13। इक्वेशन 13 में पहला कांस्टेंट टर्म है, उस कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ अल्फा स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा टर्म भी कांस्टेंट था, यहाँ पे लिखा है अल्फा स्टार जो है अल्फा 1 माइनस लेमडा प्लस लेमडा बीटा के बराबर है। दूसरा जो कांस्टेंट टर्म है बीटा स्टार है, वो बीटा 1 माइनस लेमडा के बराबर है, जो बीटा स्टार है। डेल्टा एस इट इज वाई टी माइनस 1 जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, और एप्साइलन टी है। तो शॉर्ट में उस इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशन 14 को आप सिंपल रिलेशन मॉडल लगा के चेक कर सकते हैं, और डेल्टा की वैल्यू आप डिकी फुलर वैल्यूज हमने लास्ट में टेबल दिया, उससे आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो एस्टिमेटेड वैल्यू है डेल्टा की वो टेबुलेटेड वैल्यू से कम है तो नल हाइपोथेसिस होल्ड करेगी, और अगर ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस होल्ड नहीं करेगी। तो इक्वेशन 14 आपको टेस्ट करनी है, ये पहला फॉर्म है यूनिट रूट टेस्ट का या डिकी फुलर टेस्ट का। अभी दो फॉर्म और हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इक्वेशन 14 डिस्क्राइब्स रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट अराउंड डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड, कि डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड के अलोंग मूव कर रहा है, एंड इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेंड स्टेशनरी एंड डिफरेंस स्टेशनरी सीरीज। और ट्रेंड और डिफरेंस स्टेशनरी सीरीज को डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तो ये डिफरेंस स्टेशनरी सीरीज है, और अगर डेल्टा की वैल्यू नल हाइपोथेसिस होल्ड नहीं करेगी तब वो ट्रेंड स्टेशनरी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब इसका दूसरे फॉर्म पे हम चलते हैं। यहाँ लिखा है इफ नो लीनियर ट्रेंड एग्जिस्ट, यानी अगर लीनियर ट्रेंड हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में हम बीटा को 0 मान लें तो लीनियर ट्रेंड हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो बीटा को या बीटा स्टार को आप 0 मान लीजिए, तो ट्रेंड कंपोनेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमारी इक्वेशन अब बचेगी, जो इक्वेशन 14 थी उसमें बीटा स्टार को 0 रख दें, तो आप बीटा स्टार का बेसिक मतलब है कि बीटा को आप 0 रख रहे हैं, और डेल्टा वाई टी इक्वल टू अल्फा 1 माइनस लेमडा, ये कांस्टेंट टर्म रहेगा। इक्वेशन 14 आप देखेगा, या बल्कि आप 13 देखेगा, इक्वेशन 13, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अल्फा 1 माइनस लेमडा बचेगा प्लस डेल्टा वाई टी माइनस 1 प्लस एप्साइलन टी, ये इक्वेशन आपकी बचेगी। इसमें एक कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे ट्रेंड कंपोनेंट 0 है, या शॉर्ट पे आप ये कह सकते हैं टी आप 0 कर दे रहे हैं, ट्रेंड को 0 कर दे रहे हैं। वैसे वो सही नहीं है, उसमें बीटा को हमें 0 करना। जब बीटा 0 करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म में केवल अल्फा 1 माइनस लेमडा बचेगा, और टी अपने आप 0 हो जाएगा, और डेल्टा वाई टी माइनस 1 बचेगा प्लस एप्साइलन टी। इसको हम कहते हैं रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट, यानी एक बार वैल्यू ड्रिफ्ट करने लगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, पॉजिटिव शॉक है तो ऊपर जाएगी और नेगेटिव शॉक है तो नीचे आएगी, तो उसे हम कहते हैं रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट। पिछला वाला था रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट अलोंग डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड, यानी वो ट्रेंड के अलोंग ड्रिफ्ट कर रहा, और ये विद ड्रिफ्ट है
it moves either in the upward direction or downward direction. अंडर द नल हाइपोथेसिस अब डेल्टा अगर हम 0 मान लें तो लैम्डा 1 हो जाएगा और आपकी वैल्यू आएगी डेल्टा वाई टी इक्वल टू एप्सिलॉन टी। तो ये दूसरा फॉर्म है, इसमें एक कांस्टेंट टर्म है और एक लैग्ड है वाई टी माइनस 1, बाकी कुछ नहीं है, इसमें टी नहीं है, टाइम ट्रेंड नहीं है, ओनली कांस्टेंट टर्म इज देयर। पिछले वाले में कांस्टेंट भी था और टाइम ट्रेंड भी था। तो ये दो फॉर्म हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। अब तीसरे फॉर्म पर यहाँ पे हमने, आप डिकी फुलर की जगह आप मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज भी ले सकते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव, मैकिनॉन ने भी, जैसे डिकी फुलर ने वैल्यूज निकाली थी, मैकिनॉन ने भी क्रिटिकल वैल्यूज निकाली हुई हैं। आप किसी से भी चेक कर सकते हैं, 5% पे, 1% पे, 10% पे मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज भी हैं और डिकी फुलर वैल्यूज हैं। हमने डिकी फुलर टेबल लास्ट पे दिया हुआ है। मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज भी आपको मिल जाएंगे, आप कहीं देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब हम थर्ड फॉर्म पे चल रहे हैं। अब थर्ड फॉर्म में जो है, हम यहाँ पे लिखा है इन द थर्ड केस विद जीरो मीन, यानी कांस्टेंट टर्म को हम जीरो कर दे रहे हैं। कांस्टेंट टर्म हैज बीन नो लीनियर ट्रेंड और ना ही ट्रेंड है। ट्रेंड हम पहले भी खत्म कर चुके हैं बीटा इक्वल टू 0 पे। अब कांस्टेंट टर्म भी हम हटा दे रहे हैं। अब हमारे पास खाली इक्वेशन बच रही है डेल्टा वाई टी इक्वल टू डेल्टा वाई टी माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन टी। ये तीसरी इक्वेशन है, ये रैंडम वॉक मॉडल को बताती है। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो डेल्टा वाई टी इक्वल टू एप्सिलॉन टी, यानी इसके बिहेवियर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रैंडम वॉक मॉडल कि वाई टी की फ्यूचर वैल्यूज क्या होंगी। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 इज एक्सेप्टेड, इक्वेशन 16 बेस्ड ऑन डिकी फुलर और मैकिनॉन क्रिटिकल वैल्यूज, देन वाई टी सीरीज इज डिफरेंस स्टेशनरी। तो अगर नल हाइपोथेसिस होल्ड करती है तो वाई टी जो है डिफरेंस स्टेशनरी है, और अदरवाइज इट इज स्टेशनरी सीरीज, अदरवाइज इट इज अ स्टेशनरी सीरीज। अब शॉर्ट में यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि डिकी फुलर टेस्ट के या ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट के या यूनिट रूट टेस्ट आप कह लीजिए, उसके 3 फॉर्म हैं और तीनों में रिग्रेसेंट, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम है, डेल्टा वाई टी है। रिग्रेसर फर्क है, पहले में कांस्टेंट टर्म और ट्रेंड दोनों हैं अलॉन्ग विद ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट। दूसरे में कांस्टेंट टर्म है और ऑटो रिग्रेसिव है, ट्रेंड खत्म हो गया। और तीसरे में कांस्टेंट टर्म खत्म है, केवल ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट है और टाइम ट्रेंड भी नहीं। तो ये 3 फॉर्म है डिकी फुलर टेस्ट के, तीनों के लिए अलग वैल्यूज डिकी फुलर ने निकाली हैं। Since 1970, all the 3 specifications pertaining to unit are called Dickey Fuller test. Sometimes instead of Dickey Fuller test हम augmented Dickey Fuller test भी परफॉर्म करते हैं। बस फर्क इतना है कि डिकी फुलर टेस्ट में यहाँ पे एक पीरियड का लैग है मूविंग एवरेज में, यू टी इक्वल टू लैम्डा यू टी माइनस 1। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये लैग बढ़ जाए, लैम्डा यू टी माइनस 1 की जगह ये लैग लैम्डा यू टी माइनस 2 यू टी माइनस 3, अगर लैग बढ़ जाए, या यानी कहने का जो मूविंग एवरेज सीरीज है, जो मूविंग एवरेज सीरीज है वो एक पीरियड लैग की बजाय लार्जर नंबर ऑफ लैग्स पे डिपेंडेंट है, तब हम ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट निकालते हैं। क्योंकि इफ दिस अजम्पशन इज वायलेटेड, एप्सिलॉन टी वुड बी सीरियली कोरिलेटेड। तो हमें लार्जर लैग यहाँ पे लेना पड़ेगा ताकि एप्सिलॉन टी जो है वो सीरियली कोरिलेट ना करे। टू अवॉइड सीरियल इट इज नेसेसरी टू दैट सफिशिएंट लैग of the YT series be considered so that epsilon t remains uncorrelated। हमें लार्जर लैग लेना पड़ेगा। और जब अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशंस पे जाते हैं तो हमें तीनों अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे। अब आप देखिए
जो ऑगमेंटेड डिकीफुलर टेस्ट जब परफॉर्म करते हैं तो जो इक्वेशन 13 ली थी या जो 14 ली थी उसमें एक कांस्टेंट टर्म था, एक टाइम ट्रेंड था, एक ऑटो रिग्रेसिव था। अब यहाँ पे ऑटो रिग्रेसिव टर्म को हम एडिशनली ऐड कर रहे हैं ताकि एप्सिलॉन टी जो है वो वाइट नॉइज रहे। तो ये एक टर्म नया ऐड हुआ, समेशन एल्फा आई डेल्टा वाई टी माइनस आई, बाकी सब वही हैं। और तीनों में अगर हम टाइम ट्रेंड हटाएंगे, अगले में देखिए टाइम ट्रेंड हट जाएगा, ये देखिए अब केवल यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ऑटो रिग्रेसिव है, और लार्जर लैग है ऑटो रिग्रेसिव एल्फा आई, ये नया टर्म है जो तीनों में हमें ऐड करना पड़ेगा, समेशन एल्फा आई डेल्टा वाई टी माइनस आई। यानी हम वाई टी सीरीज का जो डिफरेंस ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ लैग्स हम बढ़ा दे रहे हैं, एक की जगह 3 4 कितने लैग लेंगे उसका भी एक क्राइटेरिया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा स्पेसिफिकेशन देखिए जिसमें कांस्टेंट टर्म हट गया, केवल डेल्टा वाई टी माइनस आई है और यहाँ पे लार्जर लैग है, ये एक नया टर्म जुड़ेगा ऑगमेंटेड डिकीफुलर टेस्ट में, तीनों स्पेसिफिकेशन में जितने आपको बताएं। अगेन एज यूजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट रूट इज वेरीफाइड, डेल्टा 0 फिर हम रखेंगे और मैकिनन या डिकीफुलर क्रिटिकल वैल्यूज हम लेंगे। एल्फा आई की हमें टेस्टिंग नहीं करनी है, केवल वो टर्म ऐड है, हमें टेस्ट फिर से करना है डेल्टा इक्वल टू 0 है या नहीं, जो हम पहले टेस्ट किए। अब लैग कितना रहेगा डेल्टा वाई टी माइनस आई, वो दो क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, एक कहलाता AIC एकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, या दूसरा है शावर्ट्स क्राइटेरिया SC। इसका ये फार्मूला दिया हुआ है, एकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया का फार्मूला लॉग, नेचुरल लॉग है, ये एरर टर्म है E ट्रांसपोज E, यानी एक तरह से EI स्क्वायर हो गया अपॉन n प्लस 2k माइनस 2k अपॉन n, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और k की कितना आप लैग ले रहे हैं, लेंथ ऑफ लैग कितना। शावर्ट्स क्राइटेरिया थोड़ा सा फर्क है, पहला टर्म सेम है, लॉग E ट्रांसपोज E मतलब EI स्क्वायर अपॉन n, प्लस यहाँ k बाई n लॉग n है। कोई भी आप क्राइटेरिया से चेक कर सकते हैं, और यानी आप एक पीरियड का लैग ले, फिर 2 का लैग ले, 3 का, जहाँ पे ये वैल्यू मिनिमम होगी AIC की वो हम लैग सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए 1 की बजाय 2 पे मिनिमम है तो हम 2 पीरियड का लैग लेंगे, 3 पे मिनिमम है तो 3 पीरियड। तो ऑगमेंटेड डिकीफुलर टेस्ट तभी संभव है जब मूविंग एवरेज जो है सीरीज वो एक पीरियड लैग पे नहीं होती, और अगर एक पीरियड लैग पे नहीं है, अधिक लैग लेना पड़ना, तो हमें वहाँ पे YT की जो डिफरेंस सीरीज है उस पर अधिक लैग लेना पड़ेगा, और 3 अलग स्पेसिफिकेशंस हमने आपको बताए वो हमें चेक करने पड़ेंगे। ये डिकीफुलर वैल्यूज दी हुई हैं, आप सोचते होंगे कि जो 3 बताए, 3 फॉर्म हमने डिकीफुलर में बताए और 3 ऑगमेंटेड डिकीफुलर में, और ये वैल्यूज हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 2 स्लाइड हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई हैं कि लेंथ ऑफ लैग कैसे लेते हैं, और डिकीफुलर वैल्यूज हमने इसलिए बताई हैं कि जैसे T वैल्यूज होती हैं वैसे यहाँ डिकीफुलर वैल्यूज हैं। ये 5% प्रोबेबिलिटी लेवल पर यहाँ दी हुई हैं। ये टॉय है, NC मतलब नो कांस्टेंट टर्म, यानी ये पहली वैल्यूज है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी जो जैसे आपने 14 15 16 इक्वेशन ली थी तो इक्वेशन 16 है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, केवल उसमें एक पीरियड का लैग लिया हुआ है। दूसरी इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट टर्म है और ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट है, और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, केवल इसमें ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट है। इसमें कांस्टेंट टर्म है और ऑटो रिग्रेसिव कंपोनेंट है, और टॉय CT मतलब कांस्टेंट टर्म भी है, ऑटो रिग्रेसिव भी है और ट्रेंड भी है, ये 3 वैल्यूज हैं। F टेबल अभी आपको जरूरत नहीं है, F वैल्यूज अगर चेक करनी है तो आप कर सकते हैं।
वो ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द मॉडल बताएगा। यहाँ सैंपल साइज दिया हुआ है, अगर 25 वैल्यूज हैं, 25 से ज़्यादा 50 हैं, 100 हैं, 250 हैं, इन्फिनाइट वैल्यूज हैं तो वो क्रिटिकल वैल्यूज कहलाती हैं। और ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, टेबुलेटेड वैल्यूज कहलाती हैं टॉय की। जैसे टी टेस्ट होता है उसी तरह से यहाँ पे हम थोड़ा सिंबल फलक कर दिया, टॉय टेस्ट कहलाती हैं। और अगर टॉय एस्टिमेटेड, आपको कौन सा फॉर्म ले रहे हैं, जैसे ये फॉर्म ले रहे हैं तो ये वैल्यू लेंगे, ये फॉर्म ले रहे हैं तो ये वैल्यू लेंगे इधर से, और ये फॉर्म ले रहे हैं तो इधर से आप वैल्यू लेंगे। तो अगर आपकी टॉय एस्टिमेटेड टॉय टेबुलेटेड से कम है तो नल हाइपोथेसिस होल्ड करेगी, यानी सीरीज नॉन स्टेशनरी है। तो ये बेसिक